वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है इस बात को जान लेना चाहिए। स्पेक्ट्रम कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए, या नया वर्ड नहीं है। आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि जब भी हम वाइट लाइट को एक प्रिज्म से जब पास करते हैं तब वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती थी। ठीक है, उन 7 कलर्स का जो ऑर्डर है वो होता है विबग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस ऑर्डर में स्प्लिट होती है। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग होती है इस ऑर्डर में, इसी को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? जब एक एटम को, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को ले रहे हैं, जब एक एटम को हम एक्साइट करवाते हैं, उसे उसका टेम्परेचर बढ़ाकर, या यूँ कह लो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा कर, कैसे भी जब उसे एक्साइट किया जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। जब उसकी एनर्जी बढ़ती है तो उसमें से ब्लू कलर की लाइट एमिट होती है, और जब इस ब्लू लाइट को हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तब एक डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑब्जर्व होती है, एक स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है कुछ इस टाइप से। जैसे वाइट लाइट स्प्लिट हो रही थी डिफरेंट कलर्स में, उसी तरीके से ये भी हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ये जो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, पहले नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 4 5 6 7, ये डिफरेंट कलर का डिफरेंट लाइंस में स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्व तो होता है, लेकिन जो हमें अपनी नेक्ड आई से दिखती है वही स्पेक्ट्रम दिखता है जो विजिबल रीजन में लाई कर रहा होता है, और विजिबल रीजन में सिर्फ एक लाइन लाई कर रही होती है। बाकी जो लाइंस है वो यूवी रीजन में लाई करती है, और ये आईआर रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही होती है। तो ये जो लाइन है वो हाई रेजोल्यूशंस में दिखाई देती है। इंफ्रारेड और यूवी रीजन्स वाली जो लाइंस हैं वो हाई रीजन में दिखाई देती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बात ये है कि इन जो लाइंस हैं, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनका नाम भी रखा गया है डिफरेंट साइंटिस्ट की बेस पे। जो पहली लाइन है उसका नाम लाइमन रखा गया है। ठीक है, लाइमन। सेकंड जो है उसका नाम बाल्मर, थर्ड पाशन। ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री। ठीक है, ये नाम रखा गया है। अब इन जो ये लाइंस है इनकी डिफरेंट एनर्जीज होती है, डिफरेंट एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है? एनर्जी का वही फॉर्मूला है जो हमने बोर ने निकाल कर दिया था। क्या था? -13.6। ठीक है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ठीक है, इसी को अगर हम फर्स्ट के लिए निकालें, फर्स्ट सीरीज़ के लिए, तो क्या होगा? फर्स्ट सीरीज़ के लिए -13.6 Z हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा, n की वैल्यू फर्स्ट सीरीज़ के लिए तो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम, या इलेक्ट्रोवोल्ट नहीं होगा, तो -13.6 × 1/1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जो पहले लाइन की जो एनर्जी होगी वो होगी -13.6, और सेकंड के लिए n की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, z तो 1 रहेगा, इसी 2 का स्क्वायर 4, -13.6.4 क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, 4 जा 16, -3.4 वोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, थर्ड के लिए यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, और 4 5 जा 45, और 1 0, तो 1.51 के आसपास आएगी। ठीक है, 1.51 के आसपास। तो थर्ड की जो एनर्जी होगी वो 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आएगी।
सिमिलरली यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, फिर 5 या 6, तो इस तरीके से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। इसकी -0.85 आएगी, इसकी -0.54 आएगी, उसके बाद जो आएगी -0.38 एंड -0.28 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो है हमें ऑब्जर्व होती है। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या होती है वो हमें आसानी से पता चल गया फॉर्मूला से। अब नेक्स्ट जो बात है इसका एनर्जी डिफरेंस। जैसे फर्स्ट और सेकंड जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितने का है? वो 10.2 का है। एनर्जी गैप हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड माइनस एनर्जी बाई डेल्टा ई क्या होता है? ई हायर माइनस ई लोअर, तो ई हायर क्या है? -3.4 माइनस -13.6, तो यहाँ से क्या देगा? 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये जो एनर्जी गैप है सेकंड से 1 के बीच में वो कितना है? 10.2। सिमिलरली जो एनर्जी गैप थर्ड और सेकंड के बीच में होगा वो कितना होगा? अब जो सेकंड और थर्ड के बीच में, तो हायर कौन सी? 1.51 माइनस 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो जो एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा? 1.89 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो होगा 1.89। ठीक है, इस तरीके से हम एनर्जी गैप निकाल सकते हैं सबका। ठीक है, सबका निकाल के देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका होगा 0.66, इसका होगा 0.31, इसका होगा 0.16 और इसका होगा 0.10। तो एक बात तो ये ऑब्ज़र्व हो रही है कि जो एनर्जी गैप है वो लोअर से अपर साइड अगर हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, एनर्जी गैप पहले 10.2 का है, फिर 1.89 का है, फिर 0.66, 0.31, फिर 0. यानी कि जो एनर्जी गैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब नेक्स्ट जो बात है, एनर्जी गैप की बात हो गई, एनर्जी की बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो करनी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो ज़रा ध्यान से देखना कि लाइमन सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन सेकंड से लोअर में आ सकता है 1 में। जब ये 2 एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तब वो एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, और जब लोअर से हायर स्टेट में जाता है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है, फिफ्थ से फर्स्ट में आ सकता है, सिक्स्थ से फर्स्ट में आ सकता है और सेवन्थ से फर्स्ट में आ सकता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट फर्स्ट में भी आ सकता है और स्टेप बाय स्टेप से भी आ सकता है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस हमें ऑब्जर्व होती है। उसके बाद ये तो हो गई लाइमन की बात। सिमिलरली बाल्मर में आ सकती है, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड और फिफ्थ से सेकंड, सिक्स्थ से सेकंड, सेवन्थ से सेकंड। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में इसमें पार्शियन में आ सकती है, फोर्थ से सेकंड, रिफर्म से पार्शियन, फ्री से पार्शियन और सेवन्थ वाली से पार्शियन। जो नेमिंग है वो स्टार्टिंग की सिर्फ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस का किया गया है। तो सिमिलरली ये यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, इस पर और इस पर। ठीक है, तो ये तो हो गई स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लाइन जो होगी वो, अब ये जो है ये लैम्बडा को रिप्रेजेंट कर रही है।
यानी हमें पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो वेव के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वेव्स ही हैं, ठीक है। वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। अगर और हमें ये अच्छे से पता है कि एनर्जी जो होती है वो लैम्ब्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, क्योंकि ई जो होता है वो एच म्यू होता है और ई को हम एच सी बाय लैम्ब्डा भी लिखते हैं, ठीक है। एच और सी जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी जिसका एनर्जी गैप कम है उसका लैम्ब्डा जाता है। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना ये ट्रिकी चीज़ें आती हैं कि लैम्ब्डा किसका ज़्यादा होगा, सेकंड से फर्स्ट स्टेट में आने वाले का यानी कि बाल्मर से लाइमन में आने का या हम्फ्री से लाइमन में आने का। तो वेवलेंथ तो किसकी ज़्यादा होगी, बाल्मर से लाइमन में आने की, यानी कि जो ये सेकंड से फर्स्ट स्टेट में जो आ रही है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना। उसके बाद जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। वो फार्मूला है n2 माइनस n1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है n2 माइनस n1 प्लस 1, ये फार्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डायरेक्ट कैलकुलेट करने का। n2 से n1 जो है वो है n2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी कि हायर एनर्जी सीरीज़। और n1 क्या है, लोअर एनर्जी सीरीज़, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमने इसमें क्या सीखा, नंबर के स्पेक्ट्रम जो स्प्लिट होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में एक वेव के फॉर्म में आता है, ठीक है। और जो ये वेव है, हमें अच्छे से पता है कि वेव जो होती है एक क्वांटिटी और होती है वेव नंबर, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वेव फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन वेव नंबर कैलकुलेट कैसे करें, वेव नंबर कैलकुलेट करने का भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनाकर आ रहा है। तो जो इस बात को कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला है, जो फार्मूला साइंटिस्ट रिडबर्ग ने दिया था, उसे हम रिडबर्ग्स फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। रिडबर्ग फार्मूला, वो फार्मूला क्या है कि हमें पता है कि वेव नंबर होता है 1/λ, ठीक है। तो 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इस फार्मूला का डेरिवेशन अगर हम करना चाहें तो सिंपल सा है, कोई ख़ास नहीं है। पहले कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आर जो है यहाँ पर वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है। और अदर क्वांटिटीज़ में अगर हम मेज़र करें 1/r की जो वैल्यू होती है वो 912 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और ये हो गई बात। और हम बात करें कि रिडबर्ग कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो होती है 109.678 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू होती है आर की, ठीक है, आर की। तो 1/r की जो होती है वो 912 एंगस्ट्रॉम की होती है। जनरली ये याद रखना 1/r हमारे काम आएगा, ठीक है, क्वेश्चंस में ये काम आता है। उसके बाद
इसको हम डेरिवेशन करने का तरीका अगर हम देखें, डेरिवेशन करने का तरीका, तो जो डेरिवेशन करने का तरीका है वो सिंपल सा है, कुछ नहीं है कि एनर्जी हमें पता है कि डेल्टा ई क्या होता है। डेल्टा ई होता है ई हायर माइनस ई लोअर, ठीक है। तो ई हायर जो होगी तो एनर्जी हमने पहले इससे पहले कैलकुलेट करी थी, बोर्स की एनर्जी यूज़ होगी, वो क्या थी 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन, हायर कौन सी होगी 2 एच स्क्वायर, ठीक है, ये होगी। उसके बाद ई लोअर जो था वो क्या होगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन 1 स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ से जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है उन्हें बाहर निकाल लेंगे। क्या क्या है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, सेम वही क्वांटिटी लिखिए। इस प्लस को आगे कर लो और माइनस को पीछे, तो क्या होगा 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या था डेल्टा ई। अब एनर्जी जो होती है वो एच सी बाई लैम्बडा होती है, एच सी बाई लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एम ये हो गया, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हो गया। तो 1 बाई लैम्बडा क्या हो गया, ये 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एच सी नीचे आ गया तो नीचे एच क्यूब हो गया, एच सी हो गया, और 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी निकल कर आई है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी ही क्या होती है रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम है इन्वर्स में, ठीक है, 1 बाय आर, ठीक है, ये हो गया रेडबर्ग का कैलकुलेट करने का तरीका। तो इस रेडबर्ग फार्मूला हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ़ वेव्स के, कितनी नंबर ऑफ़ वेव्स बनाकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, तो ये सारी कहानी जो हम कर रहे थे ये हम बोर के अंदर कर रहे थे, ठीक है, एटम की रेडियस कैलकुलेट करना, उसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में, उसके बाद स्पेक्ट्रम की एनर्जी, स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, उसके बाद हमने रेडबर्ग फार्मूला देखा, ये सारी चीज़ें हमने बोर के अंदर सीखी। अब बात करते हैं हम बोर के लिमिटेशंस की। तो बोर की लिमिटेशंस आखिर हैं क्या, तो बोर की लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस जो पहली लिमिटेशन है बोर की वो तो ये है कि जो बोर की पूरी कंप्लीट थ्योरी थी, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए थी ओनली, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ओनली, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम +2 या हीलियम प्लस, इनके लिए थी, ठीक है।
और सेकंड जो लिमिटेशन थी बोर की वो ये थी, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए थी, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और जो सेकंड इसकी लिमिटेशन थी वो ये थी कि वो एंगुलर मोमेंटम, याद करो सेकंड पोस्टुलेट, mv/NH/2π, ठीक है, इस पोस्टुलेट को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड जो इसकी लिमिटेशन थी वो ये थी कि इसने क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम थ्योरी उसको और फिज़िक्स के क्लासिकल लॉज को मिक्स करके थ्योरी दी थी, ठीक है, लेकिन इन थ्योरी का इसने कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ठीक है। फिजिकल क्लासिकल लॉज में इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीफ्यूगल वाले फोर्स और क्वांटम मैकेनिक्स में जो इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर कर दिया, तो इन थ्योरीज को मिक्स करके तो बोर ने अपनी थ्योरी दे दी, लेकिन इनका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो ये सारी एक तरीके से लिमिटेशंस हो गई। और चौथी एक और लिमिटेशन है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा, ठीक है, उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया था कि इनमें ही स्प्लिट क्यों हो रही है, ठीक है, ये मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था वो ऐसे डिफरेंट लाइंस में क्यों स्प्लिट हो रहा है, तो इस बात का भी कोई एक्सप्लेनेशन बोर नहीं दे पाया था। तो ये सारी लिमिटेशंस हो गई बोर की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आया था वो था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने क्या काम किए वो सब डिस्कस करते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या काम किया था, डी ब्रोगली ने जनरली किया ये था कि जैसे पहले साइंटिस्ट ने लाइट का ड्यूअल नेचर को एक्सेप्ट किया था, एक तो वेव लाइक, ठीक है, और एक पार्टिकल लाइक, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों कैरेक्टर्स को क्यों एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो इफेक्ट्स थे लाइट के, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया या रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, ये वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लाइट के वेव थ्योरी को कंसिडर करके, लाइट को एज अ वेव कंसिडर करके ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। वहीं पार्टिकल नेचर में जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इस इफेक्ट को जनरली लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर करके ही एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, उसको वेव की तरह कंसीडर करके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और इन इफेक्ट्स को, इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन को एज अ पार्टिकल कंसीडर करके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लाइट का दोनों कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो सिमिलरली जब डी ब्रोगली ने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर शो करता है, जब भी एक बहुत छोटा पार्टिकल हो एज मच एज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाइक, ठीक है, तो वो भी लाइट की तरह ड्यूअल नेचर शो करता है, क्योंकि लाइट की स्पीड भी क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो भी एक लाइट की स्पीड से ही मूव करता है, जब भी वो एक्साइट करवाया जाता है या जो भी करवाया जाता है, तो वो भी एक लाइट की स्पीड से मूव करता है। तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी ड्यूअल नेचर शो करता है, एज अ पार्टिकल और एज अ वेव, ठीक है। तो अब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है
वो क्या है डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये था कि जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो वेवलेंथ का जो कांस्टेंट होता है डी ब्रोगली कांस्टेंट, उसने प्लैंक्स कांस्टेंट को ही यूज़ किया था, ठीक है। ये डी ब्रोगली का स्टेटमेंट था। अब इस स्टेटमेंट को डी ब्रोगली ने प्रूव कैसे किया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के दो नेचर जो कंसिडर किए गए थे, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ली उसने साइंटिस्ट आइंस्टीन की। आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी होती है mc², ठीक है, E=mc², जहाँ पे m जो होता है वो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास एज अ पार्टिकल कंसिडर कर लिया। तो इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर कर लिया और एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया E=mc²। दूसरा जो इक्वेशन ली उसमें उसने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर कर लिया और एनर्जी जो होती है वेव के फॉर्म में h होती है, ठीक है, या फिर hc/λ भी होती है, ठीक है। ये दोनों बातें कर ली। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लिया, यानी कि mc² किसके बराबर हो गया, hc/λ के। यहाँ से c गया, ठीक है। तो लैम्बडा क्या आ गया, h/mc, ये हो गया। और c की जगह हम v भी लिख सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी ही है। c क्या है, एक लाइट कांस्टेंट, लाइट की स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। लाइट की स्पीड ही है जो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो और हमें अच्छे से पता है कि मोमेंटम भी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से डी ब्रोगली ने प्रूव किया कि लैम्बडा जो होता है यानी वेवलेंथ जो होता है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एक तो ये प्रूफ दे दिया था डी ब्रोगली ने। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, नेक्स्ट जो बोर का ड्रॉबैक था सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट याद करो, एंगुलर मोमेंटम वाला, उसका एक्सप्लेनेशन भी डी ब्रोगली ने दिया था। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो बोर के अकॉर्डिंग बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर रिवॉल्व नहीं कर रहा, वेव के फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये डी ब्रोगली का स्टेटमेंट था। इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के फॉर्म में बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और हमें पता है कि जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का वो 2πr होता है, ठीक है। जिस भी सर्कुलर ऑर्बिट में जो सरकमफ्रेंस होगी ऑर्बिट की वो 2πr होगी, और जो नंबर ऑफ वेव्स होगी, ठीक है, वो n लैम्बडा होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें लैम्बडा, हमें अच्छे से पता है कि h जो होता है लैम्बडा हमने अभी निकाला h/mv, ठीक है, अभी हमने जस्ट निकाला। तो यहाँ पर पुट करते हैं, अगर हम, ये हो गया। अब इस mv को यहाँ लेकर जाएं और 2π को यहाँ लेकर आए, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो बोर ने सेकंड पोस्टुलेट दिया था उसका एक्सप्लेनेशन भी किसने दिया था, साइंटिस्ट बोर ने, ठीक है। तो ये कहानी हो गई बोर की।